नमस्कार। ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषी भुवन चंद्र पांडे। प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं लेकर आज एक नया विषय। ज्योतिष में नक्षत्र पूजन भी एक धोखा ही है। इस वीडियो का विषय है कि नक्षत्र पूजन भी ज्योतिष में एक धोखा है। यह कैसे है, क्यों नक्षत्र का पूजन धोखा है। यदि आप भी नक्षत्र पूजन के नाम पर बहुत भारी भरकम राशि चुका रहे हैं और किसी के परामर्श से नक्षत्र पूजन कर रहे हैं, तो ध्यान रखिए, आप ठगी का शिकार हो रहे हैं। इस वीडियो का विषय ही यह है कि नक्षत्र पूजन एक धोखा है। इससे पहले कि हम इस वीडियो पर पूरा विश्लेषण करें, आप यदि ज्योतिष संबंधित जानकारी रखना चाहते हैं और ज्योतिष संबंधित जिज्ञासा आपको है, तो ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के इस YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन केवल इसलिए दबाएं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सबसे पहले यह जानकारी आपको प्राप्त हो सके। प्रिय दर्शकों, चलते हैं कि नक्षत्र पूजन भी ज्योतिष में एक धोखा है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ज्योतिष फल कथन का नहीं बल्कि निदान का विषय है। ज्योतिष में रेमेडी टूल्स बहुत ज़्यादा मात्रा में हैं। छोटे छोटे उपाय हैं, आप उनको करके अपना भविष्य बिल्कुल अच्छा बना सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। ज्योतिष वेद का नेत्र है, यह परम सत्य है। ज्योतिष सभी विद्याओं की जननी है, यह भी शाश्वत सत्य है। लेकिन ज्योतिष में, ज्योतिष के नाम पर जो कुछ आजकल चल रहा है, वह कई जगह पर बहुत घातक भी साबित होता है। इसी क्रम में आज हम आपको बताते हैं कि नक्षत्र पूजन एक धोखा है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि नक्षत्र है क्या। नक्षत्र अंतरिक्ष में ग्रहों की स्थिति को नापने के लिए एक पैमाना है, एक स्केल है, एक लैंडमार्क है। जिस तरह आप दूरी को किलोमीटर में नापते हैं, लंबाई को भी आप मीटर या किलोमीटर में ही नापते हैं। आप किसी द्रव पदार्थ को लीटर में नापते हैं और आप किसी ठोस वस्तु को किलोग्राम इत्यादि में नापते हैं। इसी प्रकार अंतरिक्ष में कौन सा ग्रह किस राशि से लेकर किस राशि तक कितने समय में गति करता है, या उसकी गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है, और वह किस राशि में कब और किस राशि में कब संक्रमण करता है, इस सब को नापने के लिए जो ज्योतिषी स्केल है, उस स्केल का 1 मिलीमीटर सेंटीमीटर कह लीजिए, एक लैंडमार्क कह लीजिए, उसको नक्षत्र कहते हैं। अब आप यहाँ समझ गए होंगे कि नक्षत्र यूनिवर्स में अर्थात ब्रह्मांड में ग्रहों की गति को नापने की एक इकाई है। इससे पहले भी हमें आपको बताया है कि ज्योतिष में काल सर्प योग एक बहुत बड़ा झूठा पाखंड है। इसके लिए एक अलग से वीडियो इसी चैनल पर बनी है, आप चैनल को सब्सक्राइब करके उसे सुन सकते हैं, देख सकते हैं। नक्षत्र से पहले आपको इसके 4 और साथियों को जानना पड़ेगा। तिथि, बार, योगकरण, अर्थात तिथि बार योगकरण के साथ यदि नक्षत्र को मिला दिया जाए तो वेद के 5 अंग होते हैं, इनको पंचांग कहते हैं। तिथि, बार, नक्षत्र, योगकरण, ये 5 अंगों का पंचांग होता है और इसमें नक्षत्र जो है वह एक लैंडमार्क है। यदि आपको बताया जाता है कि आपका मूल नक्षत्र है, आपका मगा नक्षत्र है, आपका अश्लेषा नक्षत्र है, आपका पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है, आप गंडमूल में पैदा हो गए हैं, तो इसका सीधा अर्थ है आप ठगी के शिकार हो रहे हैं। क्योंकि पूर्व में भी मैंने अपनी वीडियो में कई बार यह बताया है कि 10 दिन कृत पापम हंति सिद्धांत वेता। जो सिद्धांत गणित का जानकार है वह 10 दिन के किए हुए पापों का नाश कर सकता है, और अहोरात्र का जो पाप है उसका नाश वो कर सकता है जो करण या भगण का वेता है। लेकिन जो केवल नक्षत्र सूचक है वह जाने अनजाने आपको ऐसी रेमेडी बताता है कि उससे और पाप बढ़ते हैं, अर्थात उसके नेगेटिव रिस्पॉन्स होते हैं। आपको किसी नक्षत्र से मूल, पूर्वाषा, मूल, विशाखा, अश्लेषा, इन नक्षत्रों से डरने की जरूरत नहीं है, और गंडमूल नक्षत्र से भी आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। असल में यह नक्षत्र एक लैंडमार्क है। अब आपको बताते हैं कि नक्षत्रों के बारे में जो बहुत बड़ी डरावनी बात तथाकथित ज्योतिषियों के द्वारा बताई जाती है, वह बहुत हास्यास्पद है।
वह हास्यास्पद इसलिए है कि कई बार आपको मूल नक्षत्र का पूजन बता दिया जाता है। ऐसा नहीं है, बल्कि यह सही है कि मूल नक्षत्र के दिन कोई पूजन किया जाना चाहिए। तिथिरेक गुणा प्रोक्तं नक्षत्रं तो चतुर्गुणं वारश्च अष्टागुणो प्रोक्तं कणं षोडशान्वितं द्वातरं सद्गुण योगस्तारः सचि समृतः प्रोक्त सद्गुण चंद्र तस्मात् चंद्रबलाबलम्। चंद्रमा अन्य ग्रहों की गति के सापेक्ष सबसे जल्दी अपने भवचक्र को पूरा करता है, अर्थात मेष से मीन राशि तक सबसे जल्दी घूमने वाला ग्रह है, क्योंकि इसका परिपथ सबसे छोटा है और यह पृथ्वी के सबसे नजदीक है। चंद्रमा जहां पूरे भवचक्र को अर्थात मेष से लेकर मीन राशि तक, अश्विनी से लेकर अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी मृगशिरा आद्रा पुनर्वसु पुष्य श्लेषा मगा पूर्वा फाल्गुन उत्तर फाल्गुन हस्त चित्र स्वाति विशाखा अनुराधा ज्येष्ठा मूल पूर्वाषाढ़ उत्तराषाढ़ श्रवण धनिष्ठा शतभिषा पूर्वा भाद्रपद उत्तर भाद्रपद रेवती, इन 27 नक्षत्रों में पूरे साल में यदि अपनी पाक्षिक गति से चले, जिनको हम पंचांग में पक्ष कहते हैं, तो चंद्रमा का जो कुल साल होता है वो होता है 354 दिन का। और वहीं सूर्य इन्हीं नक्षत्रों में इस पूरे भवचक्र को 366 दिन में, 365 से कुछ ज्यादा, जिसको हम 366 कह रहे हैं, अपना भवचक्र का परिभ्रमण पूरा करता है। इस 354 दिन और 366 दिन के बीच में तकरीबन 10.5 दिन का जो अंतर आता है, वह अंतर 3 साल में 1 महीने का हो जाता है। इसलिए हमारे पंचांग में हर तीसरे साल को 26 पक्ष अर्थात 13 महीने होते हैं, जबकि कैलेंडर के हिसाब से अगर आप मिलान करेंगे तो 12 ही महीने होंगे, लेकिन पंचांग खोलेंगे तो उसमें आपको पूरे के पूरे 13 महीने मिलेंगे। उसको हम लोग ज्योतिषीय गणित में अधिक मास कहते हैं। यहां चंद्रमा की गति सबसे तेज है, और यदि चंद्रमा मूल नक्षत्र में है तब जबकि कोई जातक पैदा हो रहा है, किन्हीं विशेष परिस्थितियों में वह चंद्रमा उसके लिए अशुभ फलदायक हो सकता है। किन्हीं विशेष परिस्थितियों में वो गणित का विषय है। जो गणितागणित रेमेडी है, जो उसका निदान है, वो ये होता है कि उस चंद्रमा को ठीक करने के लिए आपको उसी मूल नक्षत्र के दिन की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि चंद्रमा जब दोबारा उस मूल नक्षत्र में जाए तो उस दिन आप उस चंद्र ग्रह को व्यवस्थित कर सकते हैं, अर्थात उसकी पूजा कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपको मूल नक्षत्र की पूजा करनी है। यह यही समझ काफी है। इसको समझने के लिए आपको सिद्धांत, संहिता और होरा, यह तीनों का सम्यक अध्ययन करना पड़ेगा, या फिर किसी ऐसे विद्वत ज्योतिषी से परामर्श लेना आवश्यक होगा। परंतु इतना आपको बता दें कि किसी भी नक्षत्र का पूजन केवल एक ठगी है। इससे आपको सावधान रहना चाहिए। यदि हम कहें कि आज सूर्य मेष राशि में 10 अंश पर है, तो इसका सीधा अर्थ यह है कि सूर्य जो है वह अश्विनी, भरणी या कृतिका के प्रथम चरण में ही है। मतलब कि सूर्य अश्विनी से लेकर भरणी या कृतिका नक्षत्र के पहले चरण के आसपास तक ही गति कर पाया है। इसलिए हम उस सूर्य को पूरी मेष राशि से, मेष राशि में कहां पर उसकी स्थिति है, यह जानने के लिए नक्षत्रों का उपयोग करते हैं। नक्षत्रों का उपयोग एज ए स्केल, एक पैमाने के रूप में करते हैं। यह कोई बीमारी नहीं है। ठीक इसी प्रकार अगर कोई आदमी कहे कि आपका सूर्य आपकी जन्म कुंडली में सिंह राशि में है, तो हम यह अनुमान लगाते हैं कि सिंह राशि में मघा नक्षत्र, पूर्वा फाल्गुन नक्षत्र और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के पहले चरण में कहीं रहा होगा। अब हम आपकी जन्म कुंडली में सूर्य की स्थिति देखकर यह पता लगाते हैं कि सूर्य सिंह राशि में तो है, परंतु सिंह राशि के किस हिस्से में है, इसको देखने के लिए हमें नक्षत्रों की आवश्यकता होती है। और यही नक्षत्रों का काम है। यहां पर नक्षत्र आपके जीवन पर कोई शुभाशुभ प्रभाव नहीं डालते हैं,
आपके जीवन पर जो भी शुभाशुभ प्रभाव डालते हैं वह पूरे के पूरे ग्रह डालते हैं। इसलिए ग्रहों का पूजन आवश्यक है, न कि नक्षत्रों का। प्रिय दर्शकों, आज की इस वीडियो में आप समझ गए कि नक्षत्र पूजन आवश्यक नहीं है। यदि आप फिर भी आवश्यक समझते हैं तो कर सकते हैं, यह बाध्यता नहीं है कि आप हमारे परामर्श को हूबहू अप्लाई करें अपने जीवन पर, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अगली वीडियो में हम एक नया विषय लेकर आपके समक्ष हाजिर होंगे। उससे पहले कि यदि आप भी अपनी जन्म पत्रिका का निःशुल्क समाधान चाहते तो आप इसी चैनल के कमेंट बॉक्स में अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ पैलेस लिखकर भेज सकते हैं। हम आपको उसका उचित समाधान निःशुल्क प्रदान करते हैं। अगली वीडियो में एक नया विषय लेकर फिर हाजिर होते हैं। तब तक भगवान भोलेनाथ आपका परम कल्याण करें। तब तक के लिए नमस्कार।